Good evening, everyone. I am Dr. Nupur Gupta, a women's healthcare specialist, founder of Well Women Clinic, and as well as director in the Department of Obstetrics and Gynecology at Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. In my work experience of more than 20 years, research around causes and management of menstrual and period pain has evolved. It is very common to feel discomfort around your abdomen, lower back, and thighs when you are menstruating. And during this time, the muscles of your womb contract and relax to shed the built up lining. Sometimes you also experience cramps, which are your muscles at work. Some women and girls also experience nausea, vomiting, headache, and diarrhea. But the home remedies continue to still be the first line treatment for most of us. And let us know in detail from our discussion on what to do and what not when it comes to pain relief, for which we have with us today Dr. Ritu Agrawal. Welcome, Dr. Ritu. Thank you so much, ma'am. So let me introduce everyone, Dr. Ritu. रितु की एजुकेशन हुई है फ्रॉम RUHS College of Medical Sciences, Jaipur, as a gynecologist. She has worked in lot of corporate hospitals in Gurgaon like FMRI Gurgaon, CK Birla and Apollo Cradle. उनका current association है with ESI Hospital at Manesar and also Well Women Clinic. Dr. Ritu की USP है dynamism, energy and her caring attitude. She has, in fact, been the youngest guest in our online education series on women's health, for which I would like to congratulate her. So, once again, welcome Dr. Ritu to our forum. Thank you so much, ma'am, for these kind words. I really feel privileged to be here at this platform today. First of all, I would like to congratulate you for the great efforts that you're doing in making women aware about the health problems they face every day and rendering them appropriate solutions for the same. So I hope this session today also benefits our viewers and listeners. And let's go ahead with the talk. Yeah. So आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, जैसे कि हमने बताया, और डॉक्टर रितु हमें हेल्प करेंगी इसके बारे में हम घर पे कैसे आराम पा सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हमारा यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। और कौन सा राइट टाइम है जब हमें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर रितु, सबसे पहले हम आते हैं इस सवाल पर कि मेरा पीरियड इतना पेनफुल क्यों है, उसके क्या मुख्य कारण है। देखिए, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स इज बिकॉज ऑफ अ सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं और जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन से पेन होता है और इसीलिए पीरियड पेनफुल होता है। अब पेनफुल पीरियड्स को अपन डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये भी दो तरीके का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो पीरियड पेन है जो कि जब से पीरियड स्टार्ट हुआ तब से ही शुरू होना चालू हो जाता है, दैट इज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पीरियड्स। और जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है वो उसे तक कहते हैं अपन जब पहले तो पीरियड नॉर्मल होता है बट ओवर द टाइम द पीरियड्स हैड डेवलप्ड पेन। सो दैट इज मोस्टली ड्यू टू सम अंडरलाइंग कॉज, जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हुए या फिर एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कोई ओवेरियन सिस्ट हुआ, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बच्चादानी में है जिसे इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। तो किसी अंडरलाइंग कॉज के कारण अगर पेन है तो उसे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं। कुछ महिलाएं यूजुअली प्रोन होती हैं ज्यादा पेनफुल पीरियड्स के लिए, जैसे कि जिनका पीरियड्स 11 साल से कम की उम्र में स्टार्ट हो गया हो, या फिर जिनकी उम्र 20 साल से कम हो, या फिर जिनके पीरियड्स बहुत ही इरेगुलर हैवी रहते हों, जिनको कभी चाइल्ड बेयरिंग ना हुई हो, या फिर जिनको एक फैमिली हिस्ट्री हो पेनफुल पीरियड्स की, जैसे कि उनकी मदर को, उनकी सिस्टर को हमेशा से उनके पीरियड में ज्यादा पेन रहा। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं पेनफुल पीरियड्स की। तो डॉक्टर रितु, आपने बताया कि प्राइमरी कारण तो सभी के हो सकता है जिसमें दर्द होता है, पर कुछ बार बच्चेदानी में या ओवरी में कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे कि पीरियड ज़्यादा पेनफुल होता है, और अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें, उसका इलाज कर सकें, तो पीरियड पेन का कारण पता करने से कई बार जल्दी आराम भी मिल जाता है। तो डॉक्टर रितु, ये बताइए कि पीरियड पेन का हम घर पे क्या इलाज कर सकते हैं।
देखिए, होम रेमेडीज आज भी बहुत ही हेल्पफुल मानी गई हैं पीरियड पेन के लिए। बहुत सारे सिस्टमैटिक रिव्यूज हुए हैं, मेटा एनालिसिस हुई हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुई हैं, और उन सब ने कंक्लूड किया है कि होम रेमेडीज आज भी आपके पीरियड पेन रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आती है हीट थेरेपी। हीट थेरेपी में जैसे कोई हॉट प्रेशर पैक अपन अप्लाई कर सकते हैं अपने पेल्विक एरिया पे, लोअर एब्डोमेन में, या फिर अपन जैसे वार्म बाथ ले सकते हैं। एक गर्म पानी से नहाना भी पीरियड पेन को इफेक्टिवली रिड्यूस करता है। इसमें भी स्टडीज हुई हैं, जैसे कि एक शावरिंग बाथ होती है कि आप शावर के नीचे बाथ ले लें, दैट इज तो इफेक्टिव है ही। साथ ही साथ एक इमर्शन बात होती है जिसमें अपन बाथ टब में लेट के बाथ लेते हैं, तो उससे वासोडाइलेटेशन अच्छा हो रहा है, ब्लड फ्लो अच्छा जा रहा है यूट्रस को, ऑक्सीजन सप्लाई बेटर हो रहा है, एंड दैट हैज शोन टू बी बेटर देन द शावरिंग बाथ। एक अपन अपने एब्डोमेन को मसाज कर सकते हैं नॉर्मली किसी भी ऑयल से, लेकिन अगर लैवेंडर ऑयल या सीसेम ऑयल या टी ट्री ऑयल यूज करते हैं तो दैट इज वेरी इफेक्टिव। और एक्यूप्रेशर भी बहुत इफेक्टिव प्रूव हुआ है होम रेमेडीज में। हाँ, तो देखिए, हीट थेरेपी तो बहुत लोग घर में अपने इस्तेमाल करते ही हैं, पर साथ में फ्रेश वार्म वाटर बाथ लेना, एक्यूप्रेशर करना, हम ये भी घर में अपना सकते हैं। तो डॉक्टर रितु, इस समय पर कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो कि हमें घर से भी एडवाइस किए जाते हैं। तो साइंटिफिकली वो क्या चीज़ है कि जो हमें इस टाइम में खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो पहले हम बात करते हैं कि क्या-क्या खाने से अच्छा रहेगा कि पीरियड पेन में आराम रहे। देखिए, एक हेल्दी डाइट तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर अ मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल बट फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड। अ हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी डाइट में कोशिश करिए कि आप फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, ज्यादा से ज्यादा दालें जैसे लेग्यूम्स, बीन्स, लेंटिल्स, और जो मूंग, अंकुरित मूंग होते हैं, स्प्राउट्स जिन्हें कहते हैं, वो इंक्लूड करें। अपनी डाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग चीजें बहुत काम में लें, जैसे कि दूध, दही, छाछ, या फिर मैग्नीशियम कैरेट्स में बहुत होता है, कोरिएंडर लीव्स में होता है, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर तरह तरह की चाय होती हैं, कई लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, तो अगर आप जिंजर टी, अदरक के शौकीन हैं तो अदरक वाली चाय, या फिर सिनेमन, दालचीनी, या फिर कोरिएंडर टी, ये सब यूज कर सकते हैं। फिर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो चिकन इंक्लूड करें बिकॉज दैट्स वेरी रिच इन आयरन एंड प्रोटीन, या फिर फिश लवर्स फिश इंक्लूड करें बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होते हैं फिश में। जो वेजिटेरियंस हैं वो ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स लाइक रेजन, सैफरन, दे आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। तो ये सब चीजें अपन डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। पानी बहुत पिए, ऑलवेज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। और जो आप जैसे ऑयल काम में ले रहे हैं, कुकिंग ऑयल, तो उसमें आप फ्लैक्स सीड ऑयल इंक्लूड करिए। और जैसे जो चॉकलेट लवर्स हैं, यूजुअली सब बोलते हैं ज्यादा चॉकलेट ना खाएं, लेकिन डार्क चॉकलेट लवर्स को इस टाइम पे इट्स वेरी गुड फॉर देम बिकॉज इट हेल्प्स यू लॉट इन रिड्यूसिंग द पीरियड पेन, स्टडीज हैव शोन। हाँ, तो डॉक्टर रितु, ये तो बहुत ही यूज़फुल था कि अगर हम पानी खूब पिएँ, अपने मनपसंद का खाना खाएँ और शायद इस टाइम में जंक फूड और ऑयली स्पाइसी फूड को अवॉइड कर पाएँ, तो जी। बहुत ही आराम मिल सकता है इस दौरान अपने दर्द में। और जी। फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि इस समय पे क्या अवॉइड करना चाहिए जिससे कि पेन एग्रवेट भी ना हो? देखिए, ऐसा कुछ हम स्पेसिफिक परहेज तो नहीं बोलते मरीज को कि ये बिल्कुल ना खाएं, लेकिन फिर भी जैसे आपने बोला कि रिफाइंड और फ्राइड फूड्स अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, और अपने फूड में सॉल्ट, शुगर, इनकी मात्रा कम रखें। अल्कोहल, कैफीन, इनकी इनटेक को आप अवॉइड करें, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करिए बिकॉज दैट कॉजेज लॉट ऑफ ब्लोटिंग। इसी तरह जो चीज लवर्स हैं, थोड़ा सा चीज उस दौरान थोड़ा कम करिए बिकॉज चीज कॉजेज लॉट ऑफ ब्लोटिंग एंड गैस्ट्रिक अपसेट। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रख के हम बहुत इफेक्टिव प्रूव होती हैं ये मेंसेस का पेन रिड्यूस करने में एंड टू मेक यू फील बेटर। डॉक्टर रितु, इस टाइम बहुत लोग कहते हैं कि लेमन जूस लीजिए, और लेकिन लेमन जूस लेते हैं उससे कुछ शायद आराम मिलता भी है, पर बहुत लोगों के मन में ये डर होता है कि लेमन जूस लेने से हमारे पीरियड बंद हो जाएंगे, या नींबू पानी इस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। साइंटिफिकली इसका क्या क्या रिसर्च है इस पर?
नहीं, देखिए मिथ्स तो बहुत चली आ रही हैं और तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन कोई भी रिसर्च ने ये प्रूव नहीं किया है कि लेमन जूस से पीरियड का फ्लो बंद हो जाता है या पीरियड स्टॉप हो जाता है। लेमन जूस टू एन एक्सटेंट बेनिफिशियल है क्योंकि वो मेंसेस का पेन रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है, बिकॉज लेमन नेचुरली एक एंटीऑक्सीडेंट है और आपका ब्लोटिंग सेंसेशन कम करवाता है। तो इसलिए और आपको हाइड्रेटेड रहने में मदद करता है, इसलिए लेमन जूस ले सकते हैं, लेकिन नो रिसर्च हैज शोन दैट इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ योर पीरियड्स और इट रिड्यूसेस द फ्लो। तो आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। जी। इस समय पे बहुत लोग सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज ना करें क्योंकि वैसे ही टायरिंग फीलिंग है, फटीग है, कुछ लोगों में नौजिया, वॉमिटिंग या लूज मोशंस भी हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो हमारी रेगुलर एक्सरसाइज है इस समय पे ओमिट कर दी जाए। तो ये कहाँ तक सही है? हाँ, देखिए ये भी लोगों को बहुत लगता है कि अगर हमें बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और अपने 3-4 दिन पीरियड्स के दौरान बिल्कुल बेड रिडन रहना चाहिए, लेकिन ये कहीं भी किसी भी स्टडी में किसी भी रिसर्च में रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि सारी स्टडीज यही कहती हैं कि आप एक लाइट मॉडरेट अमाउंट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज करते रहिए, एक लाइट एक्सरसाइज शेड्यूल अपना बनाए रखें, क्योंकि क्या होता है कि मेंसेस के दौरान अपने जो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो दे रिड्यूस, उनका लेवल कम हो जाता है, तो मरीज को बहुत ही टायर्ड लेस एनर्जेटिक फील होता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपके पेन किलर हॉर्मोन्स हैं, जो फील गुड हॉर्मोन्स हैं जिन्हें एंडोर्फिन्स कहते हैं, दे आर रिलीज्ड इन द बॉडी एंड दे हेल्प यू फील बेटर, feel better। और जैसे मेंसेस इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट्स अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो इस टाइम पे जो अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके कारण आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं और उसके कारण पेन होता है। एंड एक्सरसाइज इज अ स्ट्रेस रिलीवर, तो स्ट्रेस कम होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम होगी एंड पेन बेटर होगा। और एक अपना लाइट एक्सरसाइज शेड्यूल जैसे कि स्लाइट जॉगिंग एंड लॉन्ग वॉक, सम योगा स्ट्रेचेस कैन प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी बेनिफिशियल। तो आप ये कहते हैं कि वी शुड कंटिन्यू टू एक्सरसाइज, मे बी लाइट फॉर्म या मॉडरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि इस टाइम पे एक तो एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव हार्मोन है, ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव हो रहा है, आपको खुद अच्छा लगता है, एंड वी शुड नॉट स्टॉप एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे आपने साइंटिफिक बैकिंग भी दी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और पॉजिटिव हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। जी, पर कुछ इवन जो लोगों को हाँ अपने जो एसोसिएशंस हैं, अमेरिकन कांग्रेस ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट या फिर जो अपना नेशनल हेल्थ सर्वे है यूके का, वो भी रिकमेंड करता है कि मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को कम करने में एक्सरसाइज बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कह रही कि एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है आपके मेंसेस पेन का, पर उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने में इट्स वेरी गुड। हाँ हाँ। और तो आपका ब्लड ये तो फ्लो। बहुत सारी ये हमने काफी होम रेमेडीज डिस्कस की जो हम घर पे अपना सकते हैं और हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पेन टॉलरेट नहीं होता या फिर पेन ज्यादा है और इसकी वजह से कभी कभी उनको पेन किलर भी लेने की जरूरत पड़ती है। और बहुत लोग घबराते हैं, काफी सफर भी करते हैं कि पेन किलर से हमें नुकसान होगा, हम पेन किलर ना लें। बहुत बार घर वाले भी मना करते हैं कि पेन किलर आप नहीं लीजिए क्योंकि इससे आपको अल्सर बन जाएगा, आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। तो पेन किलर का लेने का इंडिकेशन कब है? देखिए आजकल लोग बहुत स्मार्ट हैं और पेन किलर्स ओवर द काउंटर बहुत अवेलेबल हैं और बहुत जनरली पेन किलर्स लोग ले लेते हैं, तो माइल्ड डोजेस ऑफ पेन किलर तो ठीक है अपन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना पेन है कि बहुत ज्यादा पेन किलर्स लेनी पड़ रही हैं, हेवी डोजेस लेनी पड़ रही हैं, देन वी वुड नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि पेन किलर्स के काफी साइड इफेक्ट्स हैं। एसिड रिफ्लक्स कराता है, हार्ट बर्न कराता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कराता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, तो इसलिए हाई डोजेस में रिकमेंड नहीं है। अगर आपका पेन एक माइल्ड डोजेस ऑफ पेन किलर से नहीं इम्प्रूव हो रहा है, देन वी वुड सजेस्ट कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं and go ahead only with her advice of continuing heavy doses of painkillers or not.
हाँ, तो पेन किलर जो माइल्ड एनाल्जेसिक है उसको लेने में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक माइल्ड एनाल्जेसिक यानी कि 1 या 2 गोली से अगर पीरियड के दौरान आराम मिलता है, आपकी डे टू डे लाइफ इंप्रूव होती है, तो इट इज नॉट अ बैड आइडिया टू टेक सम माइल्ड एनाल्जेसिक। जो डॉक्टर रितु ने बताया कि ओवर द काउंटर भी मिलती है, बट जो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है वो अपने आप हमें पॉप इन नहीं करना। कुछ लोगों को बहुत कई बार एक्सट्रीम पेन होता है, और एक्सट्रीम पेन में वो क्या करते हैं कि बहुत एनाल्जेसिक पॉप इन करते जाते हैं, चाहे हर 3 घंटे में हो, हर 4 घंटे में हो। और कभी कभी ये लोग इंजेक्टेबल की भी इनको नीड हो जाती है। तो ये एक्सट्रीम पेन का कारण क्या है डॉक्टर रितु? देखिए, पेन तो मेंसेस का नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण ही होता है, जैसा कि मैंने बताया, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मात्रा कई कंडीशंस में बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और पेन होता है। अब ये कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें पेन बहुत सिवियर है? जैसे कि पहले मैंने बताया, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या हम्म। एंडोमेट्रियोसिस, हम्म। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ओवेरियन सिस्ट, तो या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हुई। इसके अलावा एक मैं कंडीशन जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है कि अगर किसी बच्ची को, किसी फीमेल को, उसके स्टार्टिंग एज में 11 to 14 ईयर्स की एज में उसको पीरियड स्टार्ट होने वाला है, लेकिन कभी स्टार्ट हुआ नहीं होता, कभी उसे पीरियड आया नहीं होता, लेकिन एवरी मंथ शी इज एक्सपीरियंसिंग साइक्लिकल पेन, एवरी मंथ उसे महीने के एक ही समय पे पीरियड दर्द होता है, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग कॉज, और उसका हर महीने जो उसका दर्द है वो बढ़ता जा रहा है पहले के मुकाबले। तो ऐसे में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें कि कहीं कोई जन्मजात विकृति, कोई कंजेनाइटल अनोमली तो नहीं है यूट्राइन कैविटी में, जिसमें कि आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पीरियड हो तो रहा है लेकिन पीरियड का फ्लो बाहर नहीं आ पा रहा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। तो अगर ऐसा है, ऐसा कुछ सिम्टम से आपकी बच्ची प्रेजेंट कर रही है या फीमेल प्रेजेंट कर रही है, तो डेफिनेटली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट। इसमें भी एक्सट्रीम हाँ। पेन। हाँ, तो एक्सट्रीम पेन के कुछ कारण जैसे आपने पहले भी बताया कि रसोली है बच्चेदानी में, कभी ओवेरियन सिस्ट है, या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एक्स्ट्रा पेन है, कभी कभी एडिनोमायोसिस भी होता है, या पेल्विक इन्फ्लेमेशन है। पर यंग गर्ल्स में जिनके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं और हर महीने दर्द बढ़ता जा रहा है और वो उन्हीं दिनों में दर्द है, तो हमें कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी रूल आउट करना है। और इसके लिए कभी कभी हम एमआरआई भी कराते हैं। तो इस चीज को पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना और बच्चों को गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर लेके जाना है, सो दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट कि भाई वो क्या प्रॉब्लम है और जिसका ट्रीटमेंट हो सके। तो जी। डॉक्टर रितु, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं को पेन रहता है पीरियड के टाइम, वो ऐसा सोचते हैं कि पीरियड पेन ज्यादा होने की वजह से फर्टिलिटी भी डिक्लाइन हो जाती है। तो पीरियड पेन और फर्टिलिटी का क्या कोरिलेशन है? देखिए, कुछ कारणों से अगर पीरियड पेन बहुत ज्यादा है, उसमें फर्टिलिटी इम्पेयर डेफिनेटली हो सकती है। जैसे कि अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हुए, मैंने पहले भी बताया था कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होता है, एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, या तो यूट्रस में या यूट्राइन वॉल के अंदर या आउटसाइड द यूट्रस। अब इसमें एक टाइप ऑफ फाइब्रॉइड है सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। वो फाइब्रॉइड क्या होता है, दैट डिस्टॉर्ट्स द यूट्राइन कैविटी, मतलब कि वो जो आपकी बच्चेदानी की कैविटी है उसके अंदर वो फाइब्रॉइड आता है, तो कैविटी की स्पेस कम हो जाती है, तो जो एम्ब्रियो बनता है, जो बच्चा बनता है, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, वो जाके अंडादानी में फिक्स नहीं हो पाता। तो इसके लिए इनफर्टिलिटी हो सकती है। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड, ऑन द साइज ऑफ फाइब्रॉइड, बट दैट इज वन ऑफ द कॉज। एक अपन, जो मैं बीमारी का जिक्र करती आ रही हूँ, एंडोमेट्रियोसिस, वो एक चीज है जिसमें जो आपका यूट्रस की लाइनिंग है, वो यूट्रस के अंदर तो है ही, साथ ही साथ और भी जगहों पे प्रेजेंट है, जैसे वॉल ऑफ द यूट्रस या आसपास के स्ट्रक्चर्स में, जैसे ओवरी हुई, फेलोपियन ट्यूब्स हुए, पेल्विस के और किसी एरिया में। और वो ऐसे ही बिहेव करती है जैसे कि आपकी यूट्रस लाइनिंग बिहेव कर रही है। तो अगर आपका पीरियड आया है, आपका मेंसेस आया है और वो यूट्राइन टिश्यू ब्लीड होके बाहर आ रहा है, तो वो टिश्यू जो बाहर है ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब पे, वो भी ब्लीड हो रहा है।
और इस चक्कर में वो ब्लीडिंग बाहर तो आ नहीं पा रही, तो वो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होके आपके ऑर्गन्स को आपस में जोड़ रहा है, एडहेशंस हो रहे हैं, तो इससे फर्टिलिटी इंपेयर हो सकती है। एक तीसरी कंडीशन जैसे ओवेरियन सिस्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेनलेस होती है, लेकिन कभी कभी अगर ओवेरियन सिस्ट इज बिकॉज ऑफ दिस एंडोमेट्रियोसिस, जिसे हम एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, तो उसके कारण अगर सिस्ट है तो उसमें भी फर्टिलिटी इम्पेयर होने के थोड़े चांसेस हैं। या फिर जैसा कि आपने थोड़े दिन पहले एक सेशन लिया था पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसमें अगर कोई सिस्ट बन रही है तो वो एग प्रोडक्शन में थोड़ा इम्पेयर करता है, इरेगुलर ओव्यूलेशन होता है उसमें, इसलिए फर्टिलिटी इम्पेयर हो सकती है। और एक और कंडीशन मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये एक इन्फेक्शन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, या कभी कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अनट्रीटेड चले जाते हैं तो इन्फेक्शन असेंड होके पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन कर देता है, तो इसमें भी एडिशंस हैं, स्कारिंग हो जाती है। और जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं जो कि एग लेके आती हैं आपकी यूट्राइन कैविटी तक, उसका भी ब्लॉकेज होने के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो इन सभी कंडीशंस में फर्टिलिटी इम्पेयर हो सकती है, लेकिन ये है कि अगर बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं बच्चा करने का और पीरियड्स बहुत ज्यादा पेनफुल हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, कहीं कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो अनडायग्नोज जा रही है, या इन चीजों के कारण तो नहीं आप हाँ, और कुछ चीजें जो कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है वो अल्ट्रासाउंड पे दिखाई दे जाएगा। कभी कभी हम एंडोमेट्रियोसिस अल्ट्रासाउंड पे नहीं डिटेक्ट कर पाते जब तक कि वो चॉकलेट सिस्ट के फॉर्म में ना हो। क्लिनिकल एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट सिर्फ पीरियड पेन से ही करता है और उसका इंसिडेंस भी काफी कॉमन है, और कई बार वो यंग एज से ही स्टार्ट हो जाता है, पर मैनिफेस्टेशन हमें बड़ी उम्र में पता चलते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया। मतलब हर साल जो पीरियड का पेन है, सपोज 15 साल की उम्र में इतना पेन नहीं था, पर 20 ईयर्स की एज में वही पेन हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में बढ़ता जाता है। तो हमें ये रूल आउट करना है या अपने मन में सस्पिशन रखना है एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कि ये एंडोमेट्रियोसिस का पेन तो नहीं है, और सही टाइम पर डायग्नोसिस करने से लॉन्ग टर्म में बहुत ये बेनिफिशियल रह सकता है, और आपकी डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है। डॉक्टर रितु, एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि मेफ्टाल स्पास हम देते हैं, और मेफ्टाल स्पास कितनी सेफ है? देखिए, मेफ्टाल स्पास बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिकेशंस है जो हम देते हैं अपने भी पेशेंट्स को इन पीरियड पेन। लेकिन वही जैसा हमने एक बार अभी डिस्कस किया था कि अगर ऐसी नौबत आ जाए कि आपको हर 3 घंटे में या हर 4 घंटे में मेफ्टाल स्पास लेनी पड़ रही है, देन दैट इज नॉट नॉर्मल। माइल्ड डोजेस ऑफ मेफ्टाल स्पास इज एडवाइजेबल। और एक और चीज कि ब्रूफेन खाना, अल्ट्रासेट खाना, ऐसी वाली दवाइयां हमें बहुत नहीं खानी है, क्योंकि उससे एसिडिटी बनेगी और लॉन्ग टर्म में अल्सर का रिस्क भी बढ़ सकता है। इससे जी अच्छा कि हम होम रेमेडीज फॉलो करें और माइल्ड एनाल्जेसिक ले लें। कई जी बार इन चीजों से जब आराम नहीं मिलता है, तब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं फर्दर टू नो कि एग्जैक्टली कॉज क्या है। तो डॉक्टर जी रितु, हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कई बार पीरियड के दौरान जो पेन लोअर एब्डोमेन में या थाई में या कभी कभी सिर में भी होने लगता है, जिसको हम कहते हैं हेडेक, और हमारी लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। तो इस समय पे जी लेडीज को कभी कभी मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी होने लगता है। तो ये मेंस्ट्रुअल माइग्रेन क्या है? जी, देखिए, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन एक कॉमन चीज है और माइग्रेन एक टाइप का हेडेक होता है, और जब ये मेंसेस के साथ एसोसिएटेड होता है तो इसे मेंस्ट्रुअल माइग्रेन कहते हैं। टिपिकली ये हेडेक तब मैनिफेस्ट होता है कि मेंसेस के 2 दिन पहले से, या मेंसेस स्टार्ट हुआ तब से स्टार्ट हुआ और 2 दिन तक ये परसिस्ट करता है। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि जैसा मैंने पहले बोला था कि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल। तो ईस्ट्रोजन की कमी से मेंस्ट्रुअल माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है। और जैसे कि आप नॉर्मल जो माइग्रेन है उससे आप डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक चलता है, प्रोलॉन्ग्ड है, सिवियर है, और माइग्रेन की जो मेडिकेशंस हैं उनकी हायर डोजेस लगती हैं टू रिस्पॉन्ड टू दिस मेंस्ट्रुअल माइग्रेन।
और जैसा कि हमने अभी बताया कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं कि अपनी एक रेगुलर स्लीप पैटर्न, एक एक्सरसाइज पैटर्न, अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस, उनका आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिनसे आपका हेडेक बढ़ सकता है, जिन्हें ट्रिगरिंग फैक्टर्स कहते हैं, उन सबको रिड्यूस करने में ही अपनी थेरेपीज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हेल्प करते हैं। तो आप अपने हेडेक का पैटर्न नोट करिए कि मेंसेस से रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअलाइज्ड है, दैट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट एंड वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसे लाइटली ना लीजिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आइए, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। और कई लोग बोलते हैं कि हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं कि नहीं, तो हर तरह के मेंस्ट्रुअल माइग्रेन में आप नहीं ले सकते ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। That will be decided by a gynecologist. So do consult your gynecologist if you feel such problem, and don't neglect it any further. हम्म। तो थैंक यू डॉक्टर रितु सो मच फॉर योर वैल्यूएबल information and advice regarding period pain and menstrual cramps. Or it was not only useful but very interesting to know so many other facts other than what people know and think about period pain. और आपने बहुत सारे ऐसे measures बताए जो हम घर बैठे कर सकते हैं और इस समय पे हमें बाहर ना निकलना पड़े। पर लेकिन फिर भी पीरियड पेन को इग्नोर करने से हमें खुद ही नुकसान होता है। तो यदि आपकी सिवियरिटी ज़्यादा है, यदि आपका टॉलरेंस लेवल कम है, तो बहुत सारे जो एनाल्जेसिक मेडिकेशंस हैं वो हमें पॉप इन नहीं करनी है और सही टाइम पर इन्वेस्टिगेट करना है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज। जैसा डॉक्टर रितु ने बताया कि प्राइमरी कॉज भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, लेकिन पीरियड पेन से घबराना भी नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है जो कि हर महीने होती है फ्रॉम मीनार्क टू मीनोपॉज। मतलब जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज में जो पीरियड्स होते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। और ये भी सजेस्ट करता है कि एग ठीक से बन रहा है, पीरियड्स रेगुलर हैं और बहुत सारी जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो भी इसी का ही पार्ट है। तो आज के लिए यही। थैंक यू सो मच रितु फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। Thank you so much, ma'am. The pleasure is all mine, and I hope our viewers and listeners must have benefited from this session. Thank you so much. Yeah.